चलिए, स्वागत है आप सबका। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। 200 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अब कंप्यूटर से संबंधित ये 10 सीरीज है। 1 से लेकर 10 तक मैं आपको बोला था कि सीरीज 1 से लेकर सीरीज 10 तक मैं आपके लिए यह पूरा क्लास जो है अरेंज करने वाला हूं। और हमने एस 1 से लेकर एस 10 तक 200 से भी अधिक प्रश्नों को आपके सामने रखा है। इन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि इससे संबंधित ही क्वेश्चन आपसे रिलेट होकर के आने वाले हैं। लगभग आपके 90 to 95% क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे, है ना। अब देखिए, 1 डे एग्जामिनेशन के लिए तो हो गया। दूसरी बात, हमारे IAS ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर CGPSC, MPPSC, झारखंड PSC, इसके अलावा CG व्यापम से संबंधित 1 डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। और इससे जुड़ने के लिए पहला तो ये कि आप IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, हमारे IAS ट्यूटोरियल टेलीग्राम पर वीकली 2-3 डेज 2 या 3 दिन, है ना, एक क्विज चलता है। उस क्विज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको इन कोर्सेज पर निःशुल्क आपको एक्सेस दिया जाएगा। पूरे 1 साल और 6 महीने की वैलिडिटी के लिए अलग अलग कोर्स उपलब्ध हैं और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है कोर्सेस में इनरोल किया जाता है। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। IAS ट्यूटोरियल ऑफिशियल का व्हाट्सएप लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट शुरू में ही कह दिया गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में DOC से संबंधित रहेगा। वहीं अगर पावर पॉइंट की अगर बात किया जाए, पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में .PPT या .PPTX इस प्रकार से होगा। .XLS या .XLSX ये जो है एक्सेल के लिए होता है। ठीक, तो कुछ एक्सटेंशन नेम होते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए .DOC होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शंस क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को मैनेजमेंट करता है, पूरे कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल यूनिट को मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट को भी मैनेजमेंट करता है, बायोस को मैनेजमेंट करता है। इस प्रकार से हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट, ये सभी ऑप्शन सही होंगे। MS वर्ड में नया फाइल ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसके लिए Ctrl+N, है ना, Ctrl+N बटन आप जो है प्रेस करते हैं नया फाइल ओपन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन से उपयुक्त है? TTL, ECL या CMOS, इसको CMOS बोलते हैं, CMOS या MOS, CMOS, MOS या ECL या TTL। तो कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन है, ये पूछा गया है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ECL। ECL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देख लीजिए पहले। ECL का फुल फॉर्म होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक। इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ECL is a high speed integrated circuit bipolar transistor logic family। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली से रिलेट करता है ECL, जिसे हम इमीटर कपल्ड लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार के सर्किट बोर्ड से संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। इसी को यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है? देखो, आप कुछ भी स्ट्रीमिंग करते रहते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो जो टाइम लेग करता है, तो स्ट्रीमिंग के दौरान जो प्लेबैक के दौरान टाइम लेग करता है, थोड़ा सा डिले करता है, उस डिले का नाम क्या है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले? उसका नाम है जिटर। उसे हम क्या कहते हैं? जिटर के नाम से जानते हैं। वेरी IMP है, याद रखिएगा। स्ट्रीम के दौरान जो भी टाइम डिले हो रहा है ना, उसको हम जिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिटर। अब जिटर क्या है? जिटर इज व्हेन देयर इज अ टाइम डिले इन द सेंडिंग ऑफ दिस डेटा पैकेट्स ओवर योर नेटवर्क कनेक्शन। दिस इज ऑफन कॉज्ड बाय नेटवर्क कंजेशन एंड समटाइम्स रूट चेंजेस। यानी कि अगर नेटवर्क कनेक्शन में किसी प्रकार का कंजेशन हो, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें टाइम डिले देखने को मिलता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स इन आवर नेटवर्क। सो दैट प्लेबैक टाइम डिले इज नोन एज जिटर। इसे ही हम जिटर के नाम से पुकारते हैं। ठीक, जिटर क्या है समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड होता है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड कर जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लॉजिक बम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक बम कहते हैं। लॉजिक बम क्या है? अ लॉजिक बम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम कैरिंग अ malicious payload that can attack an operating system program or network। एक प्रकार का मेलिशियस पेलोड है जो अटैक करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम या नेटवर्क को, और एकाएक उसको डेनियल ऑफ सर्विसेज DOS की ओर, डेनियल ऑफ सर्विसेज की ओर ले जाता है, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इस प्रकार की जो एम्बेडेड कोड है, जो एक मेलिशियस पेलोड होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक करने के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम या नेटवर्क पर अटैक करने के लिए, इसे लॉजिक बम कहा जाता है। एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम है, आप कह सकते हो। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट या फिल फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिल रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? दो प्रकार के सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है वर्जन में, खास करके 32 बिट और 64 बिट। XP के पहले वाले जितने भी वर्जन थे, XP के पहले वाले जितने भी वर्जन थे, ओल्डर, XP से ओल्डर, पुराने, वो सभी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते थे। लेकिन XP और XP के बाद वाले जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो 64 बिट वाला जो प्रोसेसर है उसे भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर XP सही होगा। XP या उससे लेटर वाला बाद में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं वो सभी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। हमको पता है, हमने बार बार पढ़ा है कि प्रिंटर दो प्रकार का होता है। एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है जो साउंड करता है। साउंड क्यों करता है? क्योंकि प्रिंटिंग हेड तथा पेपर आपस में चोट करते हैं एक दूसरे को, इस नाम से शोरगुल करता है। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर शोरगुल नहीं करता है। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दो प्रकार का प्रिंटिंग करता है। इसके अगर हम प्रिंटिंग स्पीड की बात करें तो एक CPS के आधार पर, यानी कैरेक्टर पर सेकंड, और LPM के आधार पर, लाइन पर मिनट के आधार पर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेज
पर मिनट के आधार पर प्रिंटिंग करता है। सीपीएस पर आधारित दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वहीं लाइन प्रिंटर पर आधारित भी दो प्रिंटर होते हैं, एक ड्रम प्रिंटर होता है और एक लाइन प्रिंटर होता है। बाकी हम लेजर प्रिंटर की बात करें, इंक जेट प्रिंटर की बात करें या हम थर्मल प्रिंटर की बात करें, ये सभी प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, ये सभी प्रिंटर क्या हैं, पीपीएम पेज पर मिनट पर आधारित एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो अगर हम शोरगुल वाले प्रिंटर की बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, टंकर्ड या टाइपराइटर और एलपीएम पर आधारित ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर कहे जाते हैं। बेंकर एल्गोरिदम का प्रयोग हम डेडलॉक को रोकने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? डेडलॉक को रोकने के लिए करते हैं। द बेंकर्स एल्गोरिदम इज अ रिसोर्सेस एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस algorithm that test for safety by stimulating the allocation for the predetermined maximum possible amount of all resources. So for that we are using Benker algorithm. Benker algorithm को डेडलॉक को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, एक प्रकार का कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है। आपको OTP वगैरह मिलता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशंस वगैरह होते हैं, ये सभी इसके सिक्योरिटी के टर्म कहे जाते हैं मूल रूप से। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क क्या होता है? तो हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीपीयू है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता, अपने आप को कॉपी नहीं करता, अपने आप खुद को कॉपी नहीं करता? ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम क्या है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स स्वयं को रेप्लिकेट नहीं करता, स्वयं को कॉपी नहीं करता, लेकिन ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर को हैकर्स तक पहुंचने में मदद करता है और आपके सारे ऑथेंटिकेशन है वो हैकर्स को सौंप देता है। यानी कंप्यूटर को डेनियल ऑफ सर्विसेज में पहुंचाने में जिस तरह से वायरस जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह से ट्रोजन हॉर्स भी बहुत ही खतरनाक होता है। अपने आप को भले से ही रेप्लिकेट नहीं करता, स्वयं का कॉपी नहीं करता, अपितु यह कंप्यूटर को हैकर्स तक, कंप्यूटर के डेनियल ऑफ सर्विसेज तक पहुंचाने में ये सहायता करता है। सो दैट इज वेरी डेंजरस मेलिशियस प्रोग्राम। यही वार्म की बात करते हैं, तो वार्म क्या करेगा? स्वयं को बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, स्वयं का बहुत सारा कॉपी बनाता है। और वायरसेस को तो आप जानते हैं, विटल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन अंडर सीज, बहुत ही खतरनाक होता है। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, ये कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एंटीवायरस के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, उसे हम क्लस्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लस्टर। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक टेप, वीडियो और टर्मिनल का समूह जो किसी एक मास्टर के अधीन होता है, उसे हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी इनपुट डिवाइस है, ये कॉम जो है एक प्रकार का पोर्ट होता है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान लेवल पर वेब पेज जाते हैं। अब एक वेबसाइट पर एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइपरलिंक का। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है
देखो, हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए OSI मॉडल भी पढ़ते हैं, ये नेटवर्किंग का मॉडल है OSI मॉडल। और यहाँ पर अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी करने वाले प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल में एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है, IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 128 बिट का होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये 32 बिट का होता है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ही इंटरनेट को कनेक्ट करने वाला एक प्रोटोकॉल कहलाता है। YouTube आप जानते हैं, YouTube क्या है? एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कहलाता है। क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रकार का प्रिंटर नहीं है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। तो ड्रम प्रिंटर, चैम्प प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है, ये सभी के सभी इंपैक्ट प्रकार के प्रिंटर हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? इंपैक्ट प्रकार के प्रिंटर हैं। इंपैक्ट प्रकार के प्रिंटर है। इस नाम से इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा है, तो सभी इंपैक्ट प्रिंटर हैं। इस नाम से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? 3 प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो कितने प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं? 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। एक हम असेंबलर देखते हैं, असेंबलर, ठीक है। एक होता है कंपाइलर, और तीसरा है इंटरप्रेटर। देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वह असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे वह हाई लेवल लैंग्वेज हो, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, है ना। लैंग्वेज को, चाहे वह असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे वह हाई लेवल लैंग्वेज हो, इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यही मुख्य रूप से लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या, असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को, जैसे टाइप लैंग्वेज सी की बात करते हैं, लैंग्वेज सी एक प्रकार का असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कहलाता है? असेंबलर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मुख्य काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इन दोनों का मुख्य काम होता है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? कंपाइलर का उपयोग करेंगे। असेंबलर को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज सी है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। इस नाम से उसको हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बोला है हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस है, स्कैनर भी है, कीबोर्ड है, ये प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल फ्लैट प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट इमिटिंग डायोड। ये तो VDU से संबंधित है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट से संबंधित है। और ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं, सभी आउटपुट डिवाइस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। थर्मल फ्लैट प्रिंटर ये हमारा एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है। थर्मल फ्लैट बेड एक प्रकार का आउटपुट से संबंधित प्रिंटर से संबंधित ये डिवाइस है, और थर्मल फ्लैट बेड एक प्रकार का प्रिंटर भी है। बाकी सभी VDU से संबंधित है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट से संबंधित। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? भाई कंप्यूटर समझता क्या है? कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी नंबर को, और बाइनरी मतलब 0 और 1 को। इसी को हम बिट भी कह देते हैं, और इसी को हम मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं, मशीन
लैंग्वेज भी कह देते हैं। इसी नाम से सही उत्तर क्या होगा, बाइनरी अंकगणित। पिक्चर, चित्र, तस्वीर जिन छोटे छोटे डॉट से निर्मित होता है, छोटे छोटे डॉट से निर्मित होगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे है, तो इसको हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो इसको भी अगर मैं जूम करूँ बहुत ज़्यादा, अगर इसको हम जूम करें, ठीक है, इसको अगर बहुत ज़्यादा जूम किया जाए तो भी क्या दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे डॉट दिखेंगे। तो जितने डॉट पास पास हैं, इसमें डॉट बहुत पास पास है, इस नाम से स्पष्ट रूप से हमको नजर आ रहा है। यहाँ पर डॉट बहुत दूर दूर है, इस नाम से क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने डॉट्स करीब होते हैं ना, तो उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा बनता है। तो रिजोल्यूशन अच्छा बनेगा तो उसी को उसका हम पिक्सल्स कहते हैं। तो छोटे छोटे डॉट्स को ही उसका रिजोल्यूशन या पिक्सल कहा जाता है। साइबर राइट वायरस क्या है भाई? साइबर राइट एक प्रकार का विंडो वायरस है। क्या है? एक प्रकार का विंडो वायरस। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। साइबर राइट वाज फाउंड इन यूएसए एट द एंड ऑफ 1993। साइबर राइट इज द फर्स्ट एडवांस्ड विंडो वायरस. बिफोर इट, विंडो वायरसेस वेयर cumbersome, slow to spread and technically quite rudimentary. CyberRoid, however, is a real threat in window environment. तो CyberRoid जो है फर्स्ट एडवांस विंडो वायरस कहलाता है, जो कि यूएसए में 1993 के एंड में हमको साइबररॉइड नामक वायरस देखने को मिला। इसी नाम से साइबररॉइड को एक हम फर्स्ट एडवांस विंडो वायरस के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि आप IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप www.iastutorial.in विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम लिंक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। विभिन्न कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको क्विज, जो टेलीग्राम पर प्रत्येक सप्ताह 2 या 3 क्विज होता है, वहां आप ज्वाइन करें। वहां अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है आपका, तो आपको कोर्सेज में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए हम इसी तरह से फ्री और निःशुल्क क्लासेस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे।